हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड थे कि सर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज उन सभी बच्चों के डिमांड पे आज हमारी टीम जो है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लघुतरीय प्रश्न का टॉपिक लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिला है हमारी टीम से जो जुड़े हैं उनको जल्द ही ये शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे न्यू होंगे जी, चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाए। तो आज के इस सीरीज में हम लोग ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा टॉप 120 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग 120 वीवीआई क्वेश्चन को यानी शॉर्ट क्वेश्चन को इस बार बच्चों को देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट में ये चलेंगे। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में हम बात करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के पहले सवाल की ओर। चलिए, काफी ये मजेदार होने वाला है ये क्लास, तो एकदम अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास और अपने भाई बहन जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में वो थोड़ा इसका लाभ मिल सके। तो चलिए सवाल नंबर 1 हमारा है आज का शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज का ये पहला सवाल है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस तरह का, वो हमारे ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कमेंट करिए। ठीक है, और वहां से आप हमारी टीम के द्वारा नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 है कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। काफी अच्छा और ये फेमस सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है जी कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। जवाब होगा गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था। ठीक है, क्या है? गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था और इस पौधा का परागकण, ठीक है, कुछ लोगों में श्वसन रोग या दमा इत्यादि पैदा करता है। ठीक है, चलिए ये था इसका जवाब। तो चलिए, तो सवाल नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। इससे देखिए बहुत सारे टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि गाजर घास क्या है जी, तो एक प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, खरपतवार होता है मतलब वैसे ये पेड़ पौधे जो कि हमारे खेतों में ऐसा ही उग जाते हैं। ठीक है, फालतू के। चलिए सवाल नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए दूसरा सवाल है हमारा कि ऊर्जा प्रवाह के नियमों को लिखे। ठीक है, चलिए इसके जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा, देखिए ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला हमारा है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। क्या कहा गया? देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कि सौर ऊर्जा जो है वो भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। और देखिए इसी में देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, ये देखिएगा, सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। द्वितीय नियमानुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय, पतन का मतलब अंत या क्षय का मतलब भी वही समाप्ति, किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। ठीक है, तो चलिए ये था ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम। अब हम लोग बात करते हैं आज के तीसरे सवाल की। ये देखिए काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है तीसरा सवाल भी। देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्पष्ट करें। तो देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन गैस 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो गया, CO2 60% और ये मीथेन 20% मिलाकर 80% और ये क्लोरोफॉर्म 14%, यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14 यानी 94 और नाइट्रस ऑक्साइड 6 यानी 100%। इन सारे गैसों को मिलाकर, ठीक है, गैसों की मात्रा बढ़ने, यहां पर देखिए गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, समझिएगा टॉपिक को। देखिए अभी हमने पढ़ा CO2 की 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%, मिलाकर हुआ 100%। और इन सभी गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे कि एल नीनो प्रभाव होते हैं। ये सब पृथ्वी के तापमान में होने वाले वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है इस तरह से, तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। काफी फेमस और हाईलाइटेड प्रश्न है ये जी। देखिए इस बार बोर्ड एग्जाम में काफी चांस है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल हमारा ये देखिए, सवाल है जी, अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सवाल क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। देखिए हमने वीवीआई करवा दिया इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी ये महत्वपूर्ण है। तो जवाब इसका होगा कि अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ सटीक आंसर इसका कि अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। अब देखिए इसका जानेंगे पौधों पर प्रभाव। ठीक है, तो पौधों पर प्रभाव में 1 नंबर पे जानेंगे कि पौधों की पत्तियों यानी अम्ल वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे होगा पहला नंबर में कि इससे पौधों की पत्तियां, फूलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचता है। और दूसरा होगा अम्ल वर्षा कुल उत्पादन को कम करता है, यानी जितना उत्पादन होने वाला होता है पौधे में उसको अम्ल वर्षा जो होने से हुआ उसका उत्पादन जो है कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 5 पे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में बना है। प्रश्न हमारा है डीएनए और आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, चलिए एक तरफ हमने डीएनए को रखा, यहां पर लिखा हमने डीएनए और आरएनए में 2 प्रमुख अंतर। एक तरफ डीएनए को रखा, एक तरफ आरएनए को। अब देखिए डीएनए के तरफ में जानेंगे पहले नंबर में कि इसमें थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और इत्यादि नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए के तरफ जानेंगे, देखिए डाइऑक्सिन न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, और इधर हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासेल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, इसमें थाइमीन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, 4 है। इसमें है गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरासेल, तो दोनों में अंतर समझ कर जाइएगा। फिर इधर देखिए, इधर डीएनए की तरफ जाएंगे कि यह डबल हेडिकल संरचना होती है। डीएनए कैसी संरचना है, डबल हेडिकल। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक भी है, डी से डीएनए, डी से डबल। और यहाँ पर देखिए आरएनए, ठीक है, यह सिंगल धागे के समान संरचना होती है। क्लियर है? चलिए, तो डीएनए डबल जी और आरएनए सिंगल, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे अच्छे सवाल को भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए, और इसके पूरे पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब पे, और हमारी टीम के द्वारा नोट्स जो दिए जाएंगे आप सभी बच्चे को जिन्होंने परचेज करा है उनको भी ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है, हैजा के क्या कारण है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा, देखिए कि हैजा का कारण कॉलेरी नामक जीवाणु है, और इस जीवाणु से संदूषित पेय या खाद्य पदार्थ को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस जीवाणु से पेय या खाद्य पदार्थ को संदूषित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो यह क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हैजा बीमारी जो है वो जल जनित बीमारी है, यह जल के प्रदूषित होने से होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 7 भी काफी अच्छा है। ठीक है, आपने ये प्रश्न कई बार देखा होगा, कई बार सेट वगैरह में, कि आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है जी, आंकड़ों की लाल किताब क्या है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसका जवाब क्या होगा।
तो देखिए इसका जवाब होगा आंकड़ों की लाल किताब सर्वप्रथम 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं का विवरण है, उन जीव जंतुओं का विवरण और सूची है जिनका अस्तित्व गहरे संकट में है तथा जो विलुप्त के कागार पर है। ठीक है, क्या हो गया जवाब इसका? इसमें उनका वर्णन है जो जंतु जीव जंतु अभी विलुप्त के कागार पर है। विलुप्त का अर्थ हुआ जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जगह में, हमारे देश में नहीं पाए जाते, विलुप्त होते जा रहे हैं। ये था इसका सटीक जवाब। चलिए, तो आज हम लोग कम से कम 10 से 12 सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी से खत्म हो जाए और हम इसको अच्छे से कवर करके एग्जाम में जाएं, ताकि हमारा एग्जाम जो है वो बेहतर जा सके। सवाल नंबर 8 और आज का बेहतरीन सवालों में से एक ये भी है। सवाल है हमारा, देखिए, कैंसर के 2 लक्षण बताइए। आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, जीव या जानवर के शरीर में कैंसर का प्रभाव है? तो देखिए इसका जवाब होगा एकदम इजी सा कि कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मरीज के भार में कमी हो जाएगी एकाएक। ठीक है, मान लीजिए कोई मरीज अगर 60 साल का है और अगर ये 60 केजी का है, सॉरी, तो अगर उसके भार में एकाएक कमी आ गई, जैसे 10-15 केजी वो कम गया, एकाएक वह 45 या 50 केजी का हो गया, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में कुछ दिक्कत है, तो उसका हम कैंसर जांच करवाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए कि मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि। ठीक है, मान लीजिए उसके गले के पास से कुछ निकल जाए, भाग, एक मांस का टुकड़ा निकल जाए, मुंह के पास निकल जाए, जिसे मुंह का कैंसर कहते हैं, या दिमाग के पास से निकल जाए, तो इस तरह का लक्षण उसमें दिखता है। ठीक है, तो एकदम 2 सटीक जवाब हम बोलेंगे कि मरीज के भार में कमी और मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि, यानी आशा से अधिक वृद्धि। इस प्रकार के 2 लक्षण को हम कैंसर के 2 लक्षण के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9, और आप सभी बच्चे को दिख रहा होगा जी हमारा नीचे में हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स परचेस करना हो इस बार बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th 12th, ठीक है, जो भी बच्चे देने वाले हैं, अगर उनको नोट्स की ज्यादा जरूरत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपकी जल्द से जल्द सहायता करेगी, ड्रीम क्लासेस। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल देखिए, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही हाईलाइटेड, देखिए हमने वीवीआई करवा दिया। इसका जवाब क्या होगा? पहले सवाल को समझते हैं, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो जवाब इसका जान लेते हैं। देखिए इसका जवाब होगा कि अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही, फिर से समझिए, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही अंड जनन कहा जाता है। या फिर एक और परिभाषा इसका हम कह सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। देखिए एकदम सटीक सा जवाब है, एकदम इजी सा, कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। एकदम यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, तो जवाब हमारा रहेगा अंड जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी, जिन बच्चों को नोट करना है कर लीजिए, 6200733858 सेव करिएगा व्हाट्सएप में जाकर, ड्रीम क्लासेस। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई करेगी हमारी टीम और आपकी मदद जरूर करेगी। चलिए सवाल नंबर 10 को पढ़ते हैं और हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10वां हमारा है, ये देखिए, क्रमिक विकास क्या है? ठीक है, सवाल का जवाब हम जानेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्रमिक विकास क्या है इसके बारे में आप लिखिए। तो क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। फिर से समझिए, क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं घोड़े का क्रम विकास। ठीक है, चलिए तो ये था सवाल नंबर 10, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के लास्ट सवाल पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल 11वां नंबर, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे क्लास को, और फिर अगले क्लास में हम लोग 10 से 12 और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में।
तो 11वां और आज का अंतिम सवाल हमारा है, अंतः प्रजनन क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बोर्ड एग्जाम में ये भी बनता है कि अंतः प्रजनन क्या है। तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ, निकटस्थ का मतलब नजदीक, व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। ठीक है, 4 से 6 पीढ़ी तक उसका क्या होता है, संगम होता है। इसमें एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को चयनित कर उसे संगम कराया जाता है और इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रजनन जो है वो जानवरों में, ज्यादातर गायों में होता है। और ये क्यों किया जाता है, इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित करने के लिए अंतः प्रजनन करवाया जाता है। तो देखिए एक सवाल और क्लियर हुआ होगा आप लोग का कि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अच्छी दूध यानी अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित करने के लिए किस प्रजनन का उपयोग होता है, तो जवाब हमारा होगा अंतः प्रजनन का। ठीक है, तो चलिए एकदम मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। तो हमारे नीचे जो देखिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, सारे बच्चे कमेंट करिए, उसमें बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और जो भी बच्चे को समस्या हो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और सपोर्ट करिए, और जिन बच्चों को हेल्प चाहिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो जैसा कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी के अगले पार्ट को जल्दी से अपलोड करिए। ठीक है, तो चलिए आज उन सभी को लेकर के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 को। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हमने इसके पहले 11 प्रश्नों को कवर किया था जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 चला था, और आज हमारे इस बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग 12वें नंबर से शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए और सभी बच्चे क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये क्लास होने वाली है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा होगा कि अगर अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको अगर नहीं मिलता होगा तो वो अगले बार से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का काफ़ी नज़दीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पेचीदा होने वाला है क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई तो करा नहीं उतना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। आज का पहला सवाल और इस टॉपिक का 12वां सवाल। सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, बीबीए करवा दिया है हमने। सवाल है असमजात अंग क्या है, कोई 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक है, सवाल तो समझ गए होंगे, काफी इजी है। असमजात अंग एक आएगा, समजात अंग उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अभी पढ़ेंगे असमजात अंग। ठीक है, तो वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो। ठीक है, उत्पत्ति एवं संरचना मतलब बनावट में भिन्न, भिन्न मतलब अलग हो, लेकिन कार्य करने में दोनों समान हो, कार्य दोनों एक ही करता हो, तो वैसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, समझ के एकदम देखिए, समझ के पढ़िएगा। देखिए वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में दोनों समान हो, वैसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा। एग्जाम्पल में कह सकते हैं चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब आगे का पैर। ठीक है, तो ये सभी जो है चमगादड़ का बोलिए या चीता का बोलिए या मनुष्य का, इसका अग्रपाद जो है वो असमजात अंग के उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ से बनेगा कि चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा आंसर, असमजात अंग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसका परिभाषा भी और इसके एग्जाम्पल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। 13वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए काफी अच्छा सवाल है जी, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। सवाल है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है
कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, स्पष्ट करिए। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से इसका जवाब है कि बच्चा पैदा करने हेतु, ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण विधि एक आधुनिक तकनीक है जिसे उत्पन्न बच्चे को साधारणतः टेस्ट ट्यूब बेबी, आगे देखिए पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, यही था जवाब, एकदम इजी सा जवाब था। ठीक है, तो बच्चा पैदा करने की एक साधारण सी विधि है और इसमें भ्रूण की स्थानांतरण की विधि क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। समझिएगा, देखिए सवाल को। सवाल हमारा कह रहा है कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखे। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं, और सभी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा जी। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, इसका नोट्स परचेस करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, या स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रही होगी, कांटेक्ट करिए, वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, कैसे इसको परचेस करना है, काफी नॉर्मल सा वहां पर प्रक्रिया है, जो कि ड्रीम क्लासेस के द्वारा हर साल की तरह करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका जवाब जानते हैं। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो इसका जवाब होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखिए UI बराबर N/M गुने से 100। ठीक है, समझिएगा अच्छे से जी। देखिए इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ा कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र जो है वो UI बराबर N/M गुने 100 है, 100 है, जहां N हमारा जनन दर है और M जो है वो मृत्यु दर है। जनन या जन्म एक ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये था इसका सटीक जवाब। अब आगे बढ़ते सवाल नंबर 15वें पे। ये भी देखिए काफी अच्छा सवाल है, समझिएगा और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। सवाल हमारा देखिए इसमें कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, जवाब दीजिए। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, तो जवाब इसका होगा कि हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर, यानी कि एक्स गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, नर में, तथा दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। देखिए फिर से पढ़ रहे, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा सभी बच्चे को। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो X गुणसूत्र पर नर में ही दोषी जीन होते हैं और जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें बोला कि मादा में सामान्य जीव से वे पदार्थ बनते हैं जिसके द्वारा रक्त का स्खंदन नहीं होता है, अतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता नहीं है। ठीक है, तो हीमोफीलिया में यही प्रक्रिया पूरी होती है। क्लियर है, चलिए अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा बच्चों को। चलिए सवाल नंबर 16 पे बढ़ते हैं। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है। छोटा सा है लेकिन काफी अच्छा सवाल है। एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। ऐसे भी ये सब प्रश्नों की जानकारी हमें होनी चाहिए सारे बच्चों को। देखिए जवाब क्या होगा, एड्स के 2 लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहला, शरीर के बाहर में एकाएक कमी आना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बाहर नहीं होना चाहिए जी, इसको आप लोग अच्छे से सुधार लीजिएगा, इसको सुधारिएगा, वजन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग, भार। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, शरीर के भार में एकाएक कमी आना। भार मतलब वजन। ठीक है, पहला होगा जवाब इसका, अच्छे से सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। फिर दूसरा देखिए, बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। ठीक है, ये होगा अगला इसका जवाब। पहला होगा शरीर के भार में एकाएक कमी आना और दूसरा होगा बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 भी काफी अच्छा है।
सवाल हमारा है, देखिए 17वां, कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए एक तरफ हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड को रखा, तो इसके बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड की रचना जो है, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड की रचना यहां पर देखिए, डीऑक्सी राइबो शर्करा एवं नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से होता है। ठीक है, ये किसका था? ये था न्यूक्लियोसाइड का। उसके बाद और जब यही न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात भी स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले जब तक ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, जब तक ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए सवाल नंबर 18वां, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनता है और इस बार तो पूरी चांस है इसका जी, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, एकदम रट कर जाइएगा इसको, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है ये। ठीक है, चलिए समझ लेंगे इसको अच्छे से डिटेल से, उसके बाद इसको पढ़कर जाएंगे सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए सवाल देखिए क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। मटर के पौधे का चयन उन्होंने क्यों किया था? मेंडल जो कि एक जैव वैज्ञानिक थे, तो इसका जवाब होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि यह वार्षिक होते हैं। ठीक है, वार्षिक मतलब पूरे साल भर के लिए होते हैं, इसलिए इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, मतलब ये सालों भर उगाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। ठीक है, तो अपने सहायता के लिए ही, मतलब उनको आसानी हो सारा इस प्रोसेस करने में, इसीलिए उन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन किया। क्लियर? एकदम इजी सा सवाल है और जवाब भी। चलिए सवाल नंबर 19वें पे पढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा इन सारे टॉपिक्स को। अभी हमारा ये 120 का ये सीरीज चलेगा 120 प्रश्नों का। अभी हम लोग पार्ट 2 में इसके हैं, आगे भी जल्द से जल्द हमारा ये टॉपिक चलता रहेगा। अगला सवाल है हमारा, डीएनए की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है जी। डीएनए की संरचना का वर्णन करें। जवाब होगा डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रीक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, जिसे डीएनए का वाटसन व क्रीक मॉडल कहा जाता है। और इसके अनुसार, ठीक है देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो रहा है कि डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रीक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, और जिसे हम लोग डीएनए का वाटसन व क्रीक मॉडल कहते हैं या कहा जाता है। और इसके अनुसार होता क्या है? इसके अनुसार डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय रचना है। याद रखिएगा, ठीक है, डीएनए अणु एक कैसी रचना है या संरचना है? द्विकुंडलीय। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा जी, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पढ़ देंगे। और डीएनए का पूर्ण रूप हम लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा और शॉर्ट जवाब, जो कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 और आज के इस टॉपिक का सबसे लास्ट प्रश्न हमारा यही रहेगा। फिर हम लोग अगले पार्ट में और भी 10 से 12 प्रश्नों को कवर कर कर जाएंगे एग्जाम में, तो हमारा एग्जाम बेहतरीन जाएगा। सवाल हमारा है जी आज का अंतिम, कि रक्त के कार्यों को लिखे। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है कि रक्त के कार्यों को लिखे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिन बच्चों को नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, या और भी अदर हेल्पलाइन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए जवाब को जानते हैं और स्पष्ट करते हैं इसका, कि रक्त के कार्यों को लिखे। ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ कर जाएंगे। जवाब देखिए इसका क्या होगा, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रक्त के कार्यों को लिखे। तो रक्त कोशिकाओं के भित्ति से, ठीक है, रक्त जो है वो कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है। सबसे पहला कार्य इसका, ठीक है, कि रक्त जो है कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है, और ऊतकों से CO2 एवं प्लाज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालने में रक्त का अहम भूमिका रक्त निभाता है। ठीक है, चलिए तो ये था इसका सटीक जवाब।
तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ज़्यादा कठिनाई ना हो पढ़ाई करने में, ठीक है, और आराम आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर पाए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक चलेगा अभी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए और क्लास 10th और 12th की पूरी तैयारी और बोर्ड एग्जाम में सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करिए ड्रीम क्लासेस पे। आप हमें लर्निंग ऐप हमारा जो ड्रीम क्लासेस का है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी वहां से भी आप पढ़ाई पूरी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो और भी कुछ प्रॉब्लम हो, समझना हो नोट्स वगैरह के बारे में, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बस बने रहिएगा और ड्रीम क्लासेस पे अपना पढ़ाई पूरे करते रहिएगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था उसको जल्दी से पूरा कर दीजिए, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो चलिए, उनके डिमांड पे आज से फिर हम लोग बायोलॉजी के इस पार्ट 3 को पढ़ेंगे। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट होगा। इसके 2 पार्ट अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, जाइए चैनल पे, जाइए वीडियोस में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो आइए बात करते हैं आज की इस क्लास पे। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के इस नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए जी, आज की क्लास काफी मजेदार होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों को पढ़ा है, तो आज हम लोग 8 से 10 प्रश्नों को और भी कवर कर लेंगे, तो हमारा ये बायोलॉजी का सेशन जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल और इस सेशन का 21वां सवाल कि बंध्याकरण क्या है, स्पष्ट करिए। तो अभी तक हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है, फिर हम लोग एक 2-3 पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन का भी टॉपिक चला देंगे, तो उसमें कम से कम 24-25 प्रश्न होंगे, वो आप कवर करके चले जाइएगा, एग्जाम में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सवाल हमारा क्या था, बंध्याकरण क्या है, स्पष्ट करिए। देखिए, एकदम जवाब हमारा सटीक होता है, ठीक है, बच्चों को कठिनाई नहीं होगी याद करने में, एकदम रट कर भी जा सकते हैं, इतना अभी टाइम कम बचा है तो, ठीक है। सवाल देखिए क्या था, बंध्याकरण क्या है, जवाब होगा संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, यानी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सर्जिकल विधि द्वारा पुरुष में नसबंदी तथा स्त्री में स्त्री नसबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे बंध्याकरण कहा जाता है, ठीक है। तो एकदम इजी सा जवाब है, एकदम सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में स्त्री नसबंदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सटीक रूप में बंध्याकरण के रूप में जानते हैं। क्लियर है। चलिए, आज के टॉपिक का अगला सवाल और 22वां सवाल हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट 3 का सवाल देखिए, काफी अच्छा ये भी है जी, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। काफी अच्छा, देखिए विवेक करवा दिया गया, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है कि संक्षेप में मतलब शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें, ठीक है। चलिए, जवाब जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं अभी तक, और क्लास में सारे बच्चे अंत तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो को आगे बढ़ाकर जल्दी सा देख लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी बात हम बताएंगे आप लोग उसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, फिर आगे आप लोग को बताया जाएगा हमारे टीम के द्वारा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम देना है, इस बार बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से होगा, ठीक है, कैसे आपको वहां पर लिखना है एग्जाम में, ठीक है, और कैसे कितने प्रश्नों को कितना आगे तक ले जाना है। तो सारी जानकारी आपको ड्रीम क्लासेस के थ्रू दी जाएगी, बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है। चलिए, इसका जवाब जानते हैं, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। तो इसका जवाब होगा डीएनए से अनुवांशिक, ठीक है। देखिए क्या होगा जवाब, डीएनए से अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एकदम सटीक और सिंपल सा जवाब कि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि आरएनए पॉलीमरेजा एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। ये पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, आरएनए पॉलीमरेजा एंजाइम द्वारा, ठीक है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में शॉर्ट जवाब।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23। ठीक है, देखिए 23वां सवाल हमारा क्या कह रहा है जीएमओ पर प्रकाश डाले, यानी जीएमओ की परिभाषा दे या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पहले सवाल को हम लोग समझेंगे, सारे बच्चे यही ध्यान दीजिएगा। सवाल हमसे पूछा क्या, पूछ रहा है जी जीएमओ के बारे में। तो इसमें जवाब जानेंगे कि ऐसे जीवाणु, ठीक है, ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए, हस्त कौशल मतलब हाथों द्वारा, ठीक है, हाथ की कला द्वारा, समझिएगा। जब आपको ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हैं जीएमओ कहलाते हैं, और इसका पूर्ण रूप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है? तो एकदम सिंपल सा जवाब है कि ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किया गया है। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 24वें पे। चलिए बहुत ही जल्द हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है 120 सीरीज का वो समाप्त हो जाएगा और आप सभी बच्चों का तैयारी जो है खास करके बायोलॉजी में काफी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चों का कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो उनका हम एकदम ही क्लियर करवा देंगे इस बार बोर्ड एग्जाम। चलिए जवाब सवाल है जी अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। जवाब क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है, और जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोधिकाओं के द्वारा बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकता है तो उसे ही हम लोग अंतरजात प्रतिरक्षा कहते हैं या यह कहलाता है। समझिए एकदम सिंपल सा टॉपिक है कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है, लेकिन जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोधिकाओं के द्वारा बाहरी कारकों के प्रवेश को वह रोकता है, यानी बाहरी जो कारक रहता है, शरीर के बाहर से जो कारक आता है हमारे शरीर में, उसको जब वो रोकता है तो उसे ही हम लोग अंतरजात प्रतिरक्षा कहते हैं या यह अंतरजात प्रतिरक्षा कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग एक पढ़ेंगे बेहतरीन सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम, ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2013 में ये पूछा गया है, काफी बेहतरीन सवाल है जी। अनुकूलन क्या है स्पष्ट करें। ठीक है, सवाल को समझिएगा और जवाब को तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि जवाब वहां पर आपको लिखना है, सवाल नहीं। ठीक है, समझिए अनुकूलन क्या है, सवाल को याद रखिएगा। तो जवाब इसका होगा सफलतापूर्वक जीवित रहने व, ठीक है, सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही प्रायः अनुकूलन कहलाता है या कहा जाता है। एकदम सिंपल सा जवाब है, सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना, मतलब जैसे वातावरण ढलेगा उसी के रूप में ये भी ढल जाएगा, प्रायः अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है, ठीक है, जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। एकदम सिंपल सा जवाब है, एकदम रट कर जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। देखिए जी काफी अच्छा सवाल है ये, इसको भी इग्नोर नहीं करिएगा। सवाल हमारा एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। अभी तक तो आप लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में सुने होंगे कि मुझे ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे आपके घरों में भी माता पिता बोलते होंगे कि मुझे ये चीज से एलर्जी हो गया, और भी कोई बोलते होंगे। ठीक है, तो एलर्जी सभी मनुष्यों में लगभग होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ से उसको एलर्जी होता ही है। चलिए जैसे कि आप सभी बच्चे को कोई कोई बच्चे को पढ़ाई से भी एलर्जी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। चलिए अब इसी को हम लोग जवाब को अच्छे से कवर करते हैं। एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए बायोलॉजी के मेथड से समझेंगे इस जवाब को कि एलर्जी जो है, यहां पर देखिए, एक सेकंड यहां पे देखिए, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इस तरह से होगा। यहां पे होगा देखिए कि एलर्जी उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेंस है। क्या है, एलर्जी जो है
उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजन्स है जिसे एल्जर्स कहा जाता है। क्या पढ़े हम लोगों ने? एलर्जी जो है उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजन्स है जिसे एल्जर्स कहा जाता है। और एलर्जी में उत्तक जो है फूल कर लाल रंग का हो जाता है। उत्तक मतलब हमारे शरीर की त्वचा वगैरह जो है ना, वो फूल कर लाल रंग का हो जाता है तथा खुजलाना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपको, या जिस बच्चे को या किसी भी मनुष्य को अगर एलर्जी होता होगा तो उसके शरीर पे जो है ना वो फोड़े जैसा, फुंसी जैसा, लाल लाल चकत्ते जैसा हो जाता है, उसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। फिर देखिए इसमें जानते हैं थोड़ा सा कि फूल कर लाल रंग का हो जाता है तथा खुजलाना शुरू हो जाता है, मतलब वहां पर खुजली होने लगती है और शरीर की त्वचा लाल हो जाती है तथा त्वचा पर चकता भी हो जाता है। चकता का मतलब देखते होंगे कभी कभी ऐसा करके व्हाइट जैसा या रेड कलर का इस तरह से हो जाता होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वही हमारा एलर्जी का संकेत होता है कि इस मनुष्य में या इस जानवर में एलर्जी का लक्षण दिख रहा है, ठीक है, साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं। चलिए ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा इसका जवाब था। आगे बढ़ते सवाल नंबर 27, ठीक है। अभी हम लोग 2-3 सवाल और पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग फिर अगले पार्ट का इंतजार करेंगे। चलिए सवाल नंबर 27 जी, यानी भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम क्या है, स्पष्ट करिए। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, ठीक है, कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम क्या है, स्पष्ट करिए। तो जवाब देखिए क्या होगा कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। सिंपल सा एकदम जवाब है इसका कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम। ये देखिए वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है आपको। तो जवाब इसका होगा पहला अंडा, जिसको कि एन से डिनोट करेंगे, दूसरा द्वितीयक केंद्रक, जिसको कि 2n से डिनोट करेंगे, और तीसरा हमारा है सहायक कोशिका, जिसको कि n से डिनोट करेंगे, और चौथा हमारा है एंटीपोडल कोशिका, जिसको कि n से डिनोट करेंगे। तो एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग का कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम ये चारों होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा आज का अंतिम सवाल होगा, तो इसके बाद हम लोग फिर अगले पार्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 जी, काफी अच्छा और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि टीकाकरण क्या है, स्पष्ट करें, ठीक है। समझिएगा और अच्छे से इसको पढ़ कर जाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टीकाकरण क्या है और स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब होगा किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ, जो इसके बारे में बोल रहा है, टीका के बारे में, कि किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ जो विषाक्त रोगजनक के निषेचन से किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण को बढ़ा देते हैं, टीकाकरण कहलाता है। फिर से समझिए कि किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ, ठीक है, जो विषाक्त रोगजनक के निषेचन से किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण को बढ़ा देते हैं, टीकाकरण कहलाते हैं या टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। तो एकदम सटीक सा जवाब था। तो आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग 12 लगभग प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो हमारा ये पार्ट 1 जो हमारा ये चलेगा 40 प्रश्नों का संग्रह, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं किसी दोस्त या कोई भाई बहन जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और ये क्लास जो है वो काफ़ी लाभदायक होने वाली है इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे, और भी आगे इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगले क्लास का इंतजार करिए, अगले दिन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे सेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था बायोलॉजी वाले बच्चों का कि सर बायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट चल रहा था उसको पूरा करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए, उन सभी बच्चों के डिमांड पर आज हम लोग फिर से एक बार बायोलॉजी का अगला जो हमारा अभी बच गया था पार्ट उसको कवर करेंगे। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का जो ये सेशन चल रहा है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे 29वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 28वें नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे
सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जी, ठीक है। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड करा जाए वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल पे। बीटी कॉनन से आप क्या समझते हैं? एकदम सटीक सा जवाब रहेगा, समझते जाइएगा। और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा या नोट्स बनाना होगा बनाते चलिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स की आवश्यकता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा हेल्पलाइन नंबर। तो चलिए, नहीं दिख रहा है तो आगे मिलेगा आपको देखने को। सवाल हमारा क्या था? बीटी कॉनन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए। देखिए इसका जवाब क्या होगा कि बीटी कॉनन को बीटी कपास भी कहा जाता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनकर आया है, ठीक है, कि बीटी कॉनन को बीटी कपास भी कहा जाता है। और बीटी एक जीवाणु का संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त का मतलब छोटा नाम है, जिसका पूरा नाम बैसिलस यूरेनिजिएंसिस है, ठीक है। उसके बाद इसमें जानना है, यह जीवाणु एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है। विष कहने का अर्थ हो गया मतलब कि जहर उत्पन्न करता है। और इस विधि को ही हम बीटी के नाम से जानते हैं या जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जानेंगे थोड़ा सा और कि यह विष जो होता है वो कीटरोधी होता है। और इस प्रकार के कपास को बीटी कॉनन कहा जाता है। क्लियर है एकदम ये सवाल? चलिए एकदम अंत तक बने रहिएगा सारे बच्चे क्लास में, क्योंकि आज काफी मजेदार प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन एकदम मजबूत होते जाएगा और एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न यानी 30वें प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है जी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है कि आहार जाल किसे कहते हैं। काफी छोटा लेकिन काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए आहार जाल किसे कहते हैं, परिभाषित करें। बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है इस बार। चलिए जवाब को जानते हैं कि आहार जाल किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की दृष्टि से सभी जीवों का आपसी संबंध एक जाल की तरह होता है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक रेखीय न होकर अनेक पक्षों से प्रवाहित होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो एकदम सटीक सा जवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए इसको हमने वीवीआई करवा दिया है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी ये इंपॉर्टेंट है। सवाल हमारा है, पहले सवाल को समझेंगे। कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण दे। या आपसे पूछ सकता है कुक्कुट फॉर्म क्या है, हमें समझाएं, ठीक है। चलिए देखिए वीवीआई करवा दिया, इसको आप लोग भी वीवीआई कर लीजिए, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका जवाब होगा कि कुक्कुट फॉर्म या कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन एक ही होता है, याद रखिएगा। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन या कुक्कुट प्रबंधन सब एक ही नाम है जी। तो मुर्गी पालन एक व्यावसायिक कार्य है, ठीक है, एक प्रकार का बिजनेस आप कह सकते हैं। तो मुर्गी के अंडे और मांस मांसाहारी मनुष्यों के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थ माने जाते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें जानना है कि अंडे तथा दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और मांस तथा अंडे अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इसकी बिक्री सालों भर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पौष्टिक आहार होता है मांस और अंडे में। उसके बाद इसमें जानना है, ये देखिए, तो इसी के प्रबंधन को हम लोग, एक मिनट, इसी के प्रबंधन को हम लोग क्या जानेंगे? ये देखिए कुक्कुट फॉर्म के नाम से जानेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इतना ही था जी, छोटा सा प्रश्न था। ये देखिए 32वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 32वां क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है, स्पष्ट करें, ठीक है। सवाल क्या है? ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है। तो इसका जवाब होगा ट्रांसजेनिक जंतुओं से लाभ इस प्रकार है। पहला इसमें होगा, इस प्रकार के जंतु में प्रोटीन युक्त दूध होती है। और दूसरा इसमें पढ़ना है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है ना वो उच्च होती है। और तीसरा इसमें जानना है कि ऐसे जंतु अत्यधिक कार्यशील होते हैं। अब देखिए तीनों को समझिए। सबसे पहला क्या था हमारा प्रश्न, समझिए ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या समझते हैं। पहला गुण है, इस प्रकार के जंतु में प्रोटीन युक्त दूध होती है, ठीक है, मतलब उनके दूध में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। दूसरा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तीसरा है, ऐसे जंतु अत्यधिक कार्यशील होते हैं। कार्यशील का मतलब वो थकते नहीं है, ज्यादा कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आलसी नहीं होते। तो यही है ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ लाभ या गुण भी कह सकते हैं उसको,
ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक था जी। अगला देखिए 33वां सवाल भी काफी अच्छा और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है कि किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम, उनके कारक और रोगाणुओं के साथ लिखें। चलिए अब इसमें जानेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला है यौन संचारित रोग एड्स। ठीक है, एड्स इसका देखिए वायरस जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसके कारण से होता है ये। अगला हमारा है दूसरा हर्पिस। तो हर्पिस जो है वो सिंप्लेक्स वायरस 2 के नामक ये विषाणु से होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें हमारा यौन संचारित रोग में सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो ट्रैपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। और चौथा हमारा है गोनोरिया, जो कि निसेरिया गोनेरी बैक्टीरिया से यह फैलता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4 यौन संचारित रोग, उनके कारक रोगाणुओं के साथ में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी शानदार सवाल है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है जी। चलिए 34वां सवाल, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये देखिए 34वां तो और भी अच्छा सवाल आ गया है आप लोग के सामने। 34वां देखिए बोर्ड एग्जाम 2018 में ये बना है प्रश्न। ठीक है, बताने का जरूरत नहीं है कुछ भी। देखिए सवाल हमारा है, जिन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और जैव प्रक्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है कि जिन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। चलिए जवाब को जानते हैं कि किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है, किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्या में अस्थायी परिवर्तन को जिन उत्परिवर्तन कहते हैं और जैव प्रक्रम के विकास में इसकी भूमिका निम्न होती है। देखिए क्या क्या होती है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होती है उत्परिवर्तनवाद जैव प्रक्रम विकास के स्रोत हैं और ग्रीनोयोम्बाइनेशन के द्वारा बहुत अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी मात्रा में संपन्न होती है। ठीक है, देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए समझिएगा, इसका जवाब क्या होगा कि किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्या में स्थायी परिवर्तन को ही जिन उत्परिवर्तन कहते हैं और जैव प्रक्रम के विकास में इसकी भूमिका निम्न है। पहला क्या था, उत्परिवर्तनवाद जैव प्रक्रम विकास का स्रोत होता है और जेनियरोबाइनेशन के द्वारा जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में संपन्न होती है। और इसमें दूसरा नंबर में जानना है कि उत्परिवर्तनवाद के द्वारा नए जीन की उत्पत्ति भी संपन्न होती है। क्लियर है? चलिए तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले सवाल पे, जो कि और भी अच्छे अच्छे सवाल अभी आने को बाकी हैं। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा जी, आपका कंफ्यूजन एकदम दूर रहेगा आज। सवाल नंबर 35वां देखिए, मनुष्य में किसी 2 क्रोमोसोम विकार का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और हाईलाइटेड है ये जी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग, पहला है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत 21 जोड़े गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 अर्थात 1+ और दूसरा 1+2 गुणसूत्र हो जाते हैं और यह 700 में से किसी एक में होता है। ठीक है, 700 व्यक्ति में से किसी एक में होता है यह विकार, और यह व्यक्ति नाटा एवं मंद बुद्धि का होता है तथा जीवन अवधि उसकी 16 से 17 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और निकल रहा है कि जिस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम होगा, जिस मनुष्य में रोग ये, उसका एज जो है वो 16 से 17 वर्ष होगा और वह नाटा और मंद बुद्धि का होगा। ठीक है, चलिए, और दूसरा इसमें जानना है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम स्त्री के लिंग गुणसूत्र में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे इन स्त्रियों के वक्ष एवं जनन अंग जो है अविकसित होते हैं तथा यह नपुंसक होती है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जानना कि 2 क्रोमोसोम विकार के बारे में। आगे बढ़ते 36वें सवाल की ओर, जो कि काफी अच्छा और बोर्ड एग्जाम 2013 में ये बना है कि मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिखें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको जवाब हम इसका कवर करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से संदूषित भोजन
पेय पदार्थ एवं अन्य जल ग्रहण करने से उत्पन्न होता है और इसका लक्षण है लगातार तेज बुखार लगना, भूख न लगना, पेट दर्द और कमजोरी इत्यादि। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का 36वां। आज हम लोग लगभग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, हमारा पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट में भी हम लोग 40 प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर हमारा बोर्ड एग्जाम काफी अच्छा जाएगा जी। सही, 30वां सवाल देखिए, रोग का प्रसार कैसे होता है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में। तो इसमें जानेंगे रोग का प्रसार कैसे होता है डिटेल से। देखिए, रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है। ठीक है, और यह निम्न तरीके से पूर्ण होता है। सबसे पहला इसमें जानेंगे संक्रामक रोगी से सीधे संपर्क द्वारा। ठीक है, जो व्यक्ति रोगी है उससे सीधे संपर्क करेंगे तो यह रोग फैल जाएगा। दूसरा, रोगाणुवाहक जैसे मच्छर द्वारा, मलेरिया, इस तरह से भी यह फैलता है। और तीसरा है संक्रमित पेय एवं खाद्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा, जैसे हैजा। ठीक है, किसी मतलब संक्रमित व्यक्ति का भोजन साथ में खा लिया या उसका पीने वाला पानी साथ में शेयर कर लिया, तो उस तरह से भी यह रोग ज्यादा फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और सवालों को पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। देखिए, 38वां सवाल जी काफी अच्छा ये भी है। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2017 में ये बना है। ठीक है, तो इसमें सवाल हमारा है, एक सेकंड देखिए, मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड सवाल है जी, कि मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका जवाब होगा, इससे उत्पन्न होगा पहला नंबर, सीने में दर्द होगा, प्रजनन क्षमता में कमी होगा और हृदय की धड़कन में तेजी होगा। ठीक है, मद्य निषेध का मतलब हुआ कि जो हम लोग जो मतलब आम लोग जो मतलब नशा करते हैं, गुटखा, शराब, ये सभी मद्य निषेध के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इन सबसे एकदम दूर रहना है। चलिए, सवाल नंबर 39वां देखिए, काफी अच्छा ये भी सवाल है, VVA करवा दिया हमने, छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। जन्मजात रोग की परिभाषा दे। ये आप लोग के आम जिंदगी में भी सुनने को आता होगा, जन्मजात रोग। ठीक है, 2009 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है। तो इसमें जानेंगे कि वैसा रोग जो जन्म से ही हो, ठीक है, जो मनुष्य के या बच्चे के जन्म से ही हो, ठीक है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे कि अंधापन, मान लीजिए कोई बच्चा अंधा पैदा हुआ है तो उसको हम लोग जन्मजात रोग के अंतर्गत लाएंगे, बहरापन इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं। और आज के टॉपिक का सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है हमारा 40वां नंबर। तो आप लोग अच्छे से गौर करिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, सवाल नंबर 40वां हमारा है कि वर्णांधता क्या है और इसके लक्षणों को लिखें और यह किस प्रकार का रोग है। एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसका। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। क्लास 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल हमारा क्या था उस पर बात कर लेते हैं। वर्णांधता क्या है, इसके लक्षणों को लिखिए और यह किस प्रकार का रोग है। तो इसका जवाब होगा, यह आंखों की एक बीमारी है और इस रोग से ग्रसित रोगी लाल एवं हरा की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, इसे ही इसमें क्या होता है कि रोगी जो है ना वो लाल एवं हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है, और इसे ही हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस रोग से संबंधित जीन X क्रोमोसोम पर पाया जाता है एवं सामान्य दृष्टि वाले, ठीक है, सामान्य दृष्टि वाले, ये देखिए, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के समक्ष यह अप्रभावी होता है। यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए। और यह एक मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार का मतलब मेंडल का दिया हुआ यह विकार है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का हमारा सटीक आंसर इस टॉपिक का 40वें का। और देखिए आपको ये देखिए ड्रीम क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं करा है नोट कर लीजिए जी। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगी। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, आपकी मदद जल्द से जल्द करी जाएगी। और बस अगले पार्ट का इंतजार करिए बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक का। तो आप लोग का एकदम एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गया है, सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो पे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे।
तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही वीवीआई होने वाला है, तो सभी बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो लघु उत्तरीय का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके पार्ट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको इसके पार्ट 1 की टोटल वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने 40 प्रश्नों को कवर करवाया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम लोग 10 से 12 अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। तो चलिए एकदम लास्ट तक बने रहिएगा सभी बच्चे, कोई भी बच्चे वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लास छोड़कर, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक आप लोग के लिए होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय ले लेंगे, और जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जी, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही आप यूट्यूब पर डाला जाए या फिर आप लोग के सामने लाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये हमारा टॉप 120 वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था। इसमें हम लोगों ने अभी तक 40 प्रश्नों को कवर करा था, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 41वें नंबर से, और इस पार्ट टू के देखिए पहले प्रश्न से सवाल हमारा है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड सवाल है, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये सब बन सकता है, तो एकदम अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। सवाल हमारा है, अर्ध विभाजन या अर्ध विभाजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए, सूत्री भी यहाँ पे कह सकते हैं, अर्धसूत्री ही कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते थोड़ा सा, अब इसका जवाब हम लोग जानेंगे। अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब होगा कि अर्धसूत्री कोष विभाजन से, ठीक है, अर्धसूत्री कोष विभाजन में द्विगुणित मात्र कोशा का विभाजन होकर पहले 2 फिर 4 सूत्री कोशिकाएं बनती है। यहां पर सूत्री कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ हो गया है। चलिए इसको सूत्री करिएगा जी, देखिए अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो अर्धसूत्री कोष विभाजन में द्विगुणित मात्र कोशा का विभाजन होकर पहले 2 फिर 4 सूत्री कोशिकाएं बनती है, और हर सूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित मात्र कोशा की संख्या की आधी होती है। तो यही होता है अर्धसूत्री विभाजन में प्रक्रिया। क्लियर है? यहाँ भी सूत्री होगा, तो एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है जी? तो अर्धसूत्री कोष विभाजन में द्विगुणित मात्र कोशा का विभाजन होकर पहले 2 और फिर 4 सूत्री कोशिकाएं बनती है, और हर सूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो द्विगुणित मात्र कोशा की संख्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की ओर, 42वें पे, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में ये भी बनता है कभी कभी। ये देखिए सवाल हमारा है 42वां कि एंडोन्यूक्लिज प्रतिबंध क्या है, स्पष्ट करें, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एंडोन्यूक्लिक प्रतिबंध क्या है, इसके बारे में आप हमें समझाइए। तो देखिए इसका जवाब जानेंगे कि एंजाइम जो है वो डीएनए के विशिष्ट पैलिड्रोमिक, ठीक है, समझिएगा, एंजाइम जो है डीएनए के विशिष्ट पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उसे ऐसा काटते हैं कि डीएनए के दोनों सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है, ठीक है। और ये जो लड़ीय भाग होता है इसे चिपचिपा सिरा कहते हैं, और यह एंजाइम आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योजन अणु बनाने में आवश्यक होता है। क्लियर है? चलिए एकदम सटीक सा जवाब था, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से रट कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। और जो भी बच्चे को नोट्स परचेज करना हो, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट करिए, हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम आपकी जरूर मदद करेगी, ठीक है। इस बार बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है जी, और ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे आप लोग फोकस करिएगा। आगे हम लोग बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी एक वीडियो जल्दी लाएंगे, क्योंकि 500 सीरीज उसका तैयार हो चुका है, तो उसके मद्देनजर हम लोग उसको बढ़ाएंगे आगे। चलिए सवाल नंबर 3 इसका देखेंगे क्या है, 43वें नंबर पे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखिए इस तरह से ही पढ़ लीजिए। सवाल हमारा है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग, देखिए कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, चलिए
देखिए सवाल क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए। तो इसका जवाब होगा कि वैज्ञानिक शोध, एक प्रकार का यह वैज्ञानिक शोध है जो प्रकृति के उपयोगी कार्यान्वयन प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर नजर रखती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। क्लियर है, एकदम अच्छे से पढ़कर जाइएगा, छोटा सा और लेकिन बेहतरीन सवालों में से एक है बायो प्रोस्पेक्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। चलिए अब अच्छे से दिखेगा आप लोग को, देखिए दिख रहा है ना सारे बच्चे को। 44वां सवाल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, वहित मल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए सवाल को समझिएगा फिर जवाब जानेंगे। क्या है सवाल हमारा, वहित मल से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब होगा किसी भी समुदाय द्वारा, ठीक है, किसी भी समुदाय द्वारा काम में लाने के बाद व्यर्थ जल व उसमें मिले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, वहित मल कहा जाता है। और वहित मल में 1 से 2% ठोस पदार्थ तथा 98 से 99% पानी होता है। ठीक है, देखिए समझिए, वहित मल में जो है ना 1 से 2% ठोस पदार्थ तथा 98 से 99% पानी होता है। और वहित मल में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है, अतः इससे जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है, तो एकदम सही से याद करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा सवाल है। आगे बढ़ते 45वें नंबर पे। तो 45 देखिए हमारा क्या कह रहा है, एकदम छोटा सा है कि औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताएं। क्लियर है, क्या कह रहा है जी, देखिए औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोगों को बताएं। जवाब जानेंगे कि औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा है टीका के निर्माण में और दूसरा हमारा है प्रतिजैविक के निर्माण में। ठीक है, तो औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग जो है वो इस प्रकार है, टीका के निर्माण में और प्रतिजैविक के निर्माण में। आगे बढ़ते हैं 46वें नंबर पे। तो एकदम गौर से पढ़िएगा इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम समझते जाएंगे टॉपिक को। 46वां नंबर हमारा कह रहा है कि जीव के अनुवांशिक रूपांतर के, ठीक है, सवाल को समझिए, जीव के अनुवांशिक रूपांतर के मूलभूत चरण कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए अब इसके जवाब को जानते हैं। सवाल को समझ गए होंगे आप लोग। इसका जवाब होगा कि जीव के अनुवांशिक रूपांतर के मूलभूत निम्न 3 चरण हैं। ठीक है, अब देखिए जानेंगे तीनों चरण क्या है। पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। दूसरा, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करना। और तीसरा है स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा, देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ये देखिए, तथा उसको संतति में स्थानांतरित करना। तो ये था जीवों को आनुवांशिक रूपांतर के मूलभूत चरण में 3 लक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है अगला सवाल, देखते हैं जी। बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आ गया आप लोग के सामने, इसको VVI कर लीजिए जी, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ये महत्वपूर्ण है। सवाल को समझिए और आंसर को भी अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए इसको हम VVI करवा देते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार सवाल हमारा है कि न्यूक्लियोसाइड, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो अच्छे से बच्चे इसको ध्यान देंगे। न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड, यहाँ साइड है यहाँ टाइड है, ठीक है, में अंतर स्पष्ट करें। तो एकदम सटीक सा जवाब रहेगा हमारा, एक तरफ हम लोग न्यूक्लियोसाइड को रख देंगे, एक तरफ न्यूक्लियोटाइड को रख देंगे। इधर जानेंगे, देखिए कि यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। कौन, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड के तरफ जानेंगे कि यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा तथा फॉस्फेट के संयोग से बनता है। तो इधर में क्या हो गया जी, नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा 2 के ही संयोग से, लेकिन इधर नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा और एक इसमें आकर मिल गया फॉस्फेट भी मिल जाता है। क्लियर है, चलिए दूसरे टॉपिक पे इसमें ध्यान देते हैं। इधर पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड में कि यह न्यूक्लियोटाइड का घटक होता है, ये जो है वो इसका घटक होता है। ठीक है, और इधर पढ़ेंगे यह न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह न्यूक्लिक अम्ल और ऊर्जा का वाहक होता है। और इसमें पढ़ेंगे तीसरा नंबर में न्यूक्लियोसाइड में कि इनका स्वभाव क्षारीय होता है। ठीक है, 3 तरह का गुण होता है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। तो इसका न्यूक्लियोसाइड का जो स्वभाव होता है यानी गुण होता है वो क्षारीय होता है
और इनका स्वभाव अम्लीय होता है। अम्लीय कहने का मतलब हो गया पीएच मान जो होता है 7 से कम और अधिक, अम्लीय क्षारीय वो वाला। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 48वें सवाल पे। ठीक है, देखिए 48वां सवाल भी हमारा बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। सवाल देखिए हमारा, प्रारंभ कूट, ठीक है, प्रारंभ कूट ब्रैकेट में दिया गया कोडोन क्या है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में प्रारंभ कूट क्या है या एग्जाम में पूछे कोडोन क्या है, तो दोनों को एक ही बात समझना है, दोनों एक दूसरे का ही नाम है, विपरीत। ठीक है, विपरीत नहीं, आप कह सकते हैं इसको पर्यायवाची। तो चलिए अब हम लोग इसके जवाब को जानेंगे, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अगर आ गया तो हम लोग तुरंत ही इसको लिख देंगे, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ तो रहेगा ही। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़कर जाइएगा। सवाल हमारा क्या था जी, प्रारंभ कूट या कोडोन क्या है? और जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो, अगर लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो, तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है खाली, उसमें आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है वीडियोस में, क्लासेस में, या फिर आपको और भी किस तरह की वीडियो चाहिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए बायोलॉजी वाले बच्चे टेंशन ना लें, बहुत ही जल्द उनका ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है वो जल्दी शुरू होगा, कल से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव भी पूरा करवा देंगे, एक चैप्टर वाइज वाला करवा देंगे और एक ये 500 सीरीज वाला करवा देंगे, तो उनका जो क्लास है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। सवाल हमारा था जी, प्रारंभ कूट या कोडोन क्या है? ठीक है, जवाब है हमारा देखिए कि mRNA, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम, समझिएगा, mRNA न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ में मिथायोनिन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, प्रारंभ कूट कहलाता है। ठीक है, जैसे में AUG और या GUG। ठीक है, चलिए अब आज के अंतिम सवाल पे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और भी 10 से 12 प्रश्न, तो हमारा ये पार्ट 2 का दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। लगभग हम लोग इसमें 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो हमारा ये बायोलॉजी का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम सवाल पे बात करते हैं, तो एकदम बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल हमारा है जी, मोनोक्लोनल, देखिए समझिए सवाल को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। ठीक है, नोट करते जाइएगा सारे बच्चे, जिन बच्चों को नोट्स बनाना हो वो बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, या जिन बच्चों को स्पेशली नोट्स परचेज करना है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, क्लास 10th और 12th की नोट्स हमारी टीम ड्रीम क्लासेस हर बार की तरह इस बार भी प्रोवाइड करवा रही है, एकदम गैसिंग करा हुआ क्वेश्चन। चलिए सवाल हमारा क्या था जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? जवाब इसका होगा कि यह एक ऐसी कोशिका है, ठीक है, सवाल को समझिए, यह एक ऐसी कोशिका है जो अपने पूर्वज कोशिका के विभाजन से बनी है। क्या है इसका जवाब? यह एक ऐसी कोशिका है जो अपने पूर्वज कोशिका के विभाजन से बनी है, तथा यह एक ऐसी जैविक थेरेपी है, यह एक ऐसी जैविक थेरेपी है जिसमें एक ही, देखिए दिख नहीं रहा होगा तो अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए, यह एक ऐसी जैविक थेरेपी है जिसमें एक ही प्रकार के कई एंटीबॉडी की प्रतियां का मतलब उसकी छाया प्रतियां तैयार की जाती है, मतलब फोटोकॉपी जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार के कई एंटीबॉडी की प्रतियां तैयार की जाती है, पत्तियां नहीं देखना है। ठीक है, प्रतियां का मतलब हो गया एक ही तरह का और उसका कॉपी कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये था इसका सटीक जवाब, अच्छे से नोट्स कर लीजिए। ठीक है, और एकदम पूरा अच्छे से पढ़कर जाइएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस आप लोग बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और सपोर्ट करते रहिए, और नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, जिन बच्चों को कोई तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का कुछ की भी जरूरत हो, कोई भी सवाल करना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहां पर जाइए, वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करा है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। अगले साल 2022 की पढ़ाई के लिए आप अपने भाई बहनों को बता दीजिए। ठीक है, हमारी टीम से जुड़ने के लिए, अगर उनको अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ। और ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज बहुत ही जल्द शुरू होगा जी, तो बने रहिएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, चलिए रहने देते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे बच्चे हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आज की ये क्लास बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होने वाली है। तो आज के इस क्लास में हम लोग लगभग 10 से 12 VVI ये शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जल्दी जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे। और इसके पहले वाले वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आपने तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये बायोलॉजी वाले में सारा ये प्रश्न आपको शुरू से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो एकदम बने रहिएगा जी अंत तक, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है, तो सारे प्रश्न जो भी हमने करवाया पीछे से उसको शुरू से देख लीजिएगा और ये वाला टॉपिक आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो एकदम स्टार्टिंग से पूरा कवर करके जाइएगा एग्जाम में। और आज के हमारे टॉपिक का पहला सवाल है, 50वां सवाल हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है शुरू से टॉप 120 वाला 120 वाला, उसमें आप लोग का ये पहला सवाल आज का है हमारा कि हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है इस बार जीव विज्ञान के लिए, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो इस बार बोर्ड एग्जाम में इसका चांस बन रहा है पूरा पूरी। तो देखिए हमने VVI करवा दिया है और जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है वो एक बार जरूर देख कर जाइएगा। सवाल क्या है, हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन करिए क्लास को, क्योंकि आज की ये क्लास काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। अब हम लोग इसके जवाब को एकदम समझकर और सटीक तरीके से जान कर जाएंगे कि हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 2 से 3 नंबर के ये प्रश्नों में आपको पूछा जा सकता है, तो जवाब दीजिएगा। अगर ये लॉन्ग में भी पूछ दिया तो इसको और टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है, शब्दों को बढ़ा देंगे। सवाल हमारा है हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जवाब होगा कि खाद्य उत्पाद को, ठीक है, यानी खाने वाले उत्पाद को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। मतलब समझिए, कहने का अर्थ हुआ कि खाद्य उत्पाद, जैसे कि हम लोग खेती वगैरह करते हैं तो उसमें जो उत्पाद करते हैं हम लोग खाद्य का, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप, मतलब उसके बाद उत्पाद में जो वृद्धि होती है, जो हम लोग प्रयास करते हैं बढ़ाने के लिए, उसके बाद जो वृद्धि होती है यानी प्रॉफिट होता है, उसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसमें जानना है कि भारत में इस क्रांति का प्रारंभ, यानी हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 में हुआ था और हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चलिए बहुत जगह आपको ये 1967 से 68 भी दिया रहेगा, 66 से 67 भी रहेगा, तो डेट पे उतना ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग हरित क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमें जानना है इसमें कि इसमें देखिए इसको लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका देखिए टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा, सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए हरित क्रांति में। और ऑप्शन 2 इसमें जानेंगे 2 नंबर टॉपिक में कि फसलों को खराब तथा नुकसान होने से बचाना इसका निम्नलिखित कारक है, ठीक है, और इसका योगदान है। क्लियर है। चलिए इस डेट पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 67 भी दे सकता है कहीं कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 51 देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि कॉर्पस ल्यूटिम, देखिए सवाल को समझिए, कॉर्पस ल्यूटिम किस प्रकार बनता है और इसका क्या अर्थ है, ठीक है। ये हमारा 51 नंबर सवाल। जवाब को जानते हैं। जवाब इसका होगा कि अंडोत्सर्ग के पश्चात, ठीक है, अंडोत्सर्ग के पश्चात या बाद ग्रेन्युलोसा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंक्वाकार कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटिम कहते हैं और यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह एक अस्थायी, इस पे गौर करिएगा, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं तथा प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। क्लियर है। एकदम सटीक सा जवाब इसका हो गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सवाल था कॉर्पस ल्यूटिम किस प्रकार बनता है, इसका क्या अर्थ होता है।
आगे देखिए जा रहे हैं 52 पे, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा जी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है ये, 52वां नंबर। रुक जाइए 1 मिनट, अभी हम वीवीआई करवा देते हैं एक बार फिर से, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे ये। चलिए 52 को करिए जी वीवीआई। सवाल क्या था कि शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, या दोनों के बीच में रिलेशन को बैठाइए कि मतलब क्या है दोनों में। तो शुक्राणु जनन और अंड जनन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना है, इस बार भी पूरा चांस है। तो देखिए इस वाले अंतर वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में। आप लोग को करना कुछ नहीं है, एक तरफ शुक्राणु जनन, एक तरफ अंड जनन, बीच में एक डैश दे देना इस तरह से, और एक टॉपिक पे ध्यान देना है कि मान लीजिए जैसे देखिए इसका हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुक्राणु जनन के तरफ में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। उसके बाद हम लोग इधर पढ़ेंगे अंड जनन में कि अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमारा दोनों का परिभाषा क्लियर हुआ। अगर आपसे परिभाषा पूछ दे कि शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। और इधर अंड जनन में क्या बोलना है कि अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। ये तो हो गया सवाल, 2 सवाल यहां से क्लियर हुआ हमारा। अंतर वाला पूछे तो 2 अंतर बताएंगे। अब एक बात गौर करना है आपको अंतर वाले प्रश्नों में कि देखिए मान लीजिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका ये जो टॉपिक था ये मान लीजिए 3rd लाइन में चला गया, ठीक है, और ये आपका 2 लाइन में ही खत्म हो गया। तो आपको जो जब इसका शुरुआत करिएगा दूसरा टॉपिक तो 3rd के बाद यहाँ से शुरू करिएगा, लेकिन आपका ये तो इसी में समाप्त हो गया। तो बहुत सारे बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो कि एग्जामिनर जो चेक करने वाले होंगे कॉपी, वो उसको थोड़ा सा नंबर जो है वो 1-2 कट जाएगा उन बच्चों का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पहला टॉपिक लिखा है तो इसी के सामने में पहला टॉपिक दर्शाना है, चाहे वो जहां तक जाए नीचे। फिर दूसरा टॉपिक अगर मान लीजिए आपने यहाँ से शुरू करा है तो इसके इधर भी इस टाइप में भी इधर अंड जनन में भी इसके टॉपिक को यहीं से शुरू करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात आपको एग्जाम में मार्क्स को कवर करवा सकती है। अब देखिए इसके दूसरे अंतर में जानेंगे शुक्राणु जनन में कि ये अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं। जब ये निर्मित होते हैं शुक्राणु जनन तो अनेकों मतलब एक से अत्यधिक, ठीक है। और इधर जानना है अंड जनन में कि यह एक की संख्या में ही निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ये था, एकदम क्लियर हो गया इसका टॉपिक, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच में अंतर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे बच्चे एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये क्लास काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आप लोग के एग्जाम के लिए। 53वां नंबर सवाल, ठीक है, ये लगभग में 100 प्रश्न को भी आप कवर कर लेते हो तो आपका एग्जाम एकदम बेटर जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए 53वां नंबर सवाल हमारा है कि प्रोटोजोअन अंतः परजीवी को परिभाषित करें। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोअन अंतः परजीवी को परिभाषित करें। जवाब इसका क्या होगा कि अंतः परजीवी प्रोटोजोआ और वैसे परजीवी हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और अपना जीवन चक्र 2 पोषी के शरीर में पूरा करते हैं। फिर से समझिए, अंतः परजीवी प्रोटोजोआ वैसे परजीवी हैं जो हमारे शरीर के अंदर तो रहते हैं और अपना जीवन चक्र 2 पोषी के शरीर में पूरा करते हैं, जिसमें से एक अनिवार्य रूप से मनुष्य होता है। क्लियर है, एकदम सटीक जवाब है, एकदम समझने लायक प्रश्न है, एकदम पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए 54वां नंबर सवाल भी काफी अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन इसको समझ कर जाइएगा, जितना याद रहेगा उतना ही लिखिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। सवाल हमारा क्या है जी, देखिए वृषण के घटकों का वर्णन करें, ठीक है। ये शॉर्ट में भी पूछे, अगर लॉन्ग में भी सवाल को पूछ दे तो लॉन्ग टाइप में इसका जवाब हम लोग दे देंगे वहां पर। तो सवाल हमारा है कि वृषण के घटकों का वर्णन करें। चलिए जवाब जानते हैं कि वृषण पुरुष का प्रमुख जनन अंग होता है क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं और प्रत्येक पुरुष 2 अंडाकार वृषण और वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच अलग अलग स्थित रहते हैं और यह वृषण कोश त्वचा का एक मोटा खोल होता है, ठीक है। उसके बाद जानना है कि जन्म लेने से पहले वृषण उदर गुहा में वृषण कोश में एक संकीर्ण मार्ग के द्वारा उतर आते हैं एवं अपने साथ भ्रूणीय वृक्क का कुछ भाग साथ लाकर वृषण का
निर्माण करते हैं। ठीक है, एकदम समझने लायक टॉपिक है। इसको एक बार जो भी बच्चा समझ लेगा, इसको अच्छे से शुरू से पढ़ लीजिएगा, तो आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके अंग से रिलेटेड, सभी मनुष्यों के डेली के क्रियाचरण से रिलेटेड है। तो उसको समझ लीजिएगा और अच्छे से जवाब दे दीजिएगा कि वृषण के घटकों का वर्णन करें। ये हो गया हमारे 54 नंबर सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 55। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आज अच्छे से समझ कर जाइएगा। सवाल हमारा है एमटीपी विधि क्या है। आपसे इसका ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म को क्लियर करके जाइएगा। एमटीपी का फुल फॉर्म हो गया, यानी पूर्ण रूप हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधि क्या है। चलिए एकदम आराम से समझकर और सटीक सा आंसर इसका लेकर के हम लोग यहां से जाएंगे एग्जाम में। सवाल हमारा था एमटीपी विधि क्या है। जवाब होगा एमटीपी विधियों को सुधारक विधियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमटीपी विधियों को सुधारक विधियां भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब टॉपिक छोटा छोटा वहां पर काम देगा एग्जाम में, कि एमटीपी विधि को हम लोग क्या कह सकते हैं? सुधारक विधि। फिर इसमें जानना है कि इन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब गर्भ ठहर गया हो। जब गर्भ ठहर गया हो और जिनके द्वारा गर्भ को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा हार्मोनों के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे आज के इस 55 नंबर का जवाब। चलिए सारे बच्चे बने रहिएगा जी। अब हम लोग देखेंगे इसमें 6 नंबर सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। देखिएगा, ये देखिए 56वां नंबर सवाल। 56वां नंबर सवाल हमारा है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा एग्जाम में। सवाल हमारा क्या है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। तो इसका जवाब होगा कि मनुष्यों द्वारा विधिक, देखिए फिर से समझिए, मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही है। ठीक है, आप लोग तो पता ही होगा जनसंख्या विस्फोट के बारे में सारे बच्चे को थोड़ा थोड़ा, तो बस इसको समझ कर जाइएगा कि मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है और जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि से जो है ना, वो अनेक समस्याएं खड़ी हो गई है, जैसे भोजन की समस्या, आश्रय यानी रहने की समस्या, कपड़े की समस्या और इत्यादि। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट एक नॉर्मल सा टॉपिक है, आप लोग अपने मन से भी इसको सवाल को जवाब का इसका करके आ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 57वें नंबर पे बढ़ते हैं और इसको भी, ये छोटा सा सवाल है जी, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, करके जाइएगा एग्जाम में, ये पूछ सकता है। सहलग्नता को परिभाषित करें। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सहलग्नता पढ़े इसका आंसर। चलिए समझिएगा आप लोग सारे बच्चे। देखिए सहलग्नता क्या होगा कि दो होमोलोग्स, ठीक है, दो होमोलोग्स गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना को ही सहलग्नता कहा जाता है। एकदम सटीक सा जवाब और छोटा सा जवाब कि दो होमोलोग्स गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना को सहलग्नता कहा जाता है या कहलाती है। ठीक है, इजी सा सवाल था, जवाब भी इसका हो गया। चलिए अब हम लोग दो और प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे एग्जाम में। 58 नंबर, देखिए हम लोगों ने वीवीआई लगवा दिया इसको, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, बार बार एग्जाम में बनते आ रहा है। सवाल हमारा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। शायद ये पीछे भी मिला होगा ये प्रश्न, तो एक बार फिर से पढ़ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद करके जाएंगे, क्योंकि छोटा सा लेकिन बेहतरीन सवालों में से एक है कि मेंडल ने है अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का ही चयन क्यों किया, और कोई पौधा क्यों नहीं लिया उसने, चना का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो चलिए अब इसका हम लोग जवाब जानेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर उसने मटर पौधे को ही क्यों चुना। चलिए देखिए जवाब, देखिए इसका कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था क्योंकि यह वार्षिक होते हैं। वार्षिक का मतलब पूरे वर्ष के लिए होते हैं। इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं
तथा इसका देखभाल करना जो है वो इजी होता है, यानी आसान होता है। यानी ये वार्षिक पौधा होता है, पूरे वर्ष उत्पन्न होता है और इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना जो है ना वो आसान होता है। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन किया। तो सारे बच्चे को ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का जवाब। एक भी बच्चा गलत नहीं करिएगा जी एग्जाम में, ठीक है। काफी इजी लेकिन बेहतरीन सवालों में से एक है ये, इस बार बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 पे, ठीक है। तो 59 में देखिए थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये सवाल, तो आप लोग समझ कर जाइएगा परीक्षा में। सवाल है हमारा 59वां। देखिए सवाल है कि RNA के प्रकारों को लिखें, ठीक है। सवाल क्या है, RNA के प्रकारों को लिखें। तो चलिए जवाब जानते हैं कि RNA के प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा होगा mRNA, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे कि ये क्या होता है। तो mRNA के बारे में जानेंगे कि यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करती है। दूसरा है tRNA, पहला हम लोगों ने पढ़ा mRNA, दूसरा है tRNA। तो tRNA के बारे में पढ़ेंगे कि इसे विलेज RNA भी कहते हैं। और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि यह सबसे छोटा RNA अणु होता है, ठीक है। ये जो होता है वो सबसे छोटा RNA अणु होता है। और थर्ड हमारा है RNNA, ठीक है, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल RNA। तो यह सबसे स्थिर प्रकृति का RNA है जो राइबोसोम से लगा रहता है। तो पूछेगा आपसे सवाल कि राइबोसोम से कौन सा RNA लगा होता है, तो स्मॉल कैपिटल RNA, क्लियर है। उसके बाद इसमें जानना है कि और यह 3 प्रकार के RNA में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। 3 प्रकार का RNA हम लोगों ने पढ़ा, tRNA, mRNA और ये स्मॉल RNA। तो इसमें सबसे अधिक सर्वाधिक क्रियाशील जो होता है वो यही वाला होता है, rRNA वाला, ठीक है, यानी स्मॉल rRNA वाला, क्लियर है। चलिए एक सवाल और उसको पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया। तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास, तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे क्लास को कवर करते हुए चलेंगे। सवाल नंबर 60वां नंबर कह रहा है कि हीमोफीलिया को, देखिएगा जी, हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बन रहा है कि हीमोफीलियो को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है। तो चलिए जवाब जान लेते हैं और अच्छे से समझ कर जाएंगे कि हीमोफीलियो से ग्रस्त रोगियों में, जो जिन रोगी को हीमोफीलियो होता है उसमें या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो X गुणसूत्र पर होता है, या उसमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्रों पे विद्यमान होते हैं, यानी स्थित होते हैं। फिर इसमें जानना है कि सामान्यतः जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्पंदन नहीं होता है और परिमाणतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता ही नहीं है। तो मतलब ब्लड रुकता ही नहीं है इस रोग में, इसीलिए हीमोफीलिया को हम लोग रक्तस्रावी रोग कहते हैं। और क्यों होता है ये तो हम लोगों ने इतने टॉपिक में क्लियर कर ही लिया, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे को ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई सहायता चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। और कोई भी दिक्कत के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे लर्निंग ऐप को जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, जाइए प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए उसे। और अगले क्लास की तैयारी के लिए जो भी बच्चे 2022 में देंगे वो भी हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये था क्लास आज का, बस बने रहिएगा, अगला टॉपिक भी बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज की ये वीडियो जो है हमारी वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होने वाली है, जो कि हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक चल रहा था उसके अगले पार्ट को आज हम लोग इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी न्यू बच्चे होंगे जी चैनल पे, वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा और आज की क्लास को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आज हम लोग लगभग में 10 वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे, 10 वैसे लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनने का चांस रहता है, ठीक है। चलिए, और सभी बच्चे को हमारा ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिनको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो,
हमें हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी बच्चे बने रहिएगा अंत तक और अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा। देखिए आज का हमारा पहला सवाल है इस टॉपिक का कि निम्नांकित का विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है, इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि आपको फुल फॉर्म भी दे सकता है, तो इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन कवर होगा। एक तो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे कवर होगा, प्लस शॉर्ट में अगर पूछ दिया तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला भी कवर होगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें जानना है निम्नांकित का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म लिखना है एड्स। ठीक है, एड्स एक बहुत ही घातक बीमारी है, आप लोग को पता ही होगा। इसका जो फुल फॉर्म है बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा, तो उसको पढ़ के जाइएगा। देखिए इसमें लिखना है आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होगा। दूसरा हमारा HIV, ये भी एक घातक बीमारी है, इसका होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा टॉपिक इसी में पढ़ना है हमें IVF, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला हमारा चौथा इसमें है MTP, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि MTP क्या है, इसको परिभाषित करें। जिन बच्चों ने नहीं देखा इसके पहले वाला टॉपिक वो जरूर देख लीजिए। और अगला टॉपिक हमारा आज का लास्ट है इसमें, इस टॉपिक में 61वें सवाल में CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा कुछ फुल फॉर्म। ठीक है, तो इन फुल फॉर्म को उसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा एग्जाम में। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 62। चलिए देखिएगा 62वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा सवाल है, हमने BVI करवा दिया है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो बायोलॉजी वाले बच्चे इग्नोर नहीं करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, एग्जाम आपका काफी नजदीक है और ये सब टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो आज की अगली प्रश्न हमारा देखिए हमारा है कि रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण एवं नियंत्रण के बारे में लिखें। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है कि रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण एवं नियंत्रण के बारे में लिखें। चलिए जानते हैं इसका आंसर जानते हैं। कारण में होगा कि रेबीज बीमारी निम्न जंतुओं जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि जिनमें इस रोग के विषाणु उपस्थित रहते हैं उनके काटने से होता है। एक सवाल यहाँ पे क्लियर हुआ कि जब कुत्ता काटेगा या बिल्ली काटेगा तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी, तो रेबीज नामक बीमारी। ठीक है, चलिए अब लक्षण इसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई, ये सब इसका लक्षण हो गया। और नियंत्रण इस पे हम कैसे कर सकते हैं, तो रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण, यानी जो भी जंतु हम पालेंगे या आस पड़ोस में हमारे रहेगा उसका टीकाकरण करके उसकी सुई लगवा देंगे उसमें। ठीक है, तो हमारा इस पर नियंत्रण हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 63। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। कह रहा है देखिए 63 कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है और यह किस प्रकार से पुनर्योगज DNA तकनीक में मदद करता है। समझिए सवाल को और इसके आंसर को जानेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, देखिए सवाल क्या है जी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है और एक सेकंड, चलिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है और यह किस प्रकार से पुनर्योगज DNA तकनीक में मदद करता है। तो देखिए इसमें जानेंगे कि इस विधि से कोई बाहरी DNA को सीधे तौर पर किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा जवाब है इसका कि इस विधि से यानी ये सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि से कोई बाहरी DNA को सीधे तौर पर किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट किया जा सकता है और इसका उपयोग जो है अंडाणु, अंडे तथा भ्रूण में किया जाता है। और इसके बाद देखिए इसमें जानना है कि जेफी चैम्बरलेन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने, देखिए नाम थोड़ा अल्टर अच्छे से देखिएगा, JP चैम्बरलेन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर चूहों में एक विकृति को दूर करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, इसी विधि द्वारा। ये था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 64 पे। चलिए सवाल नंबर 64 यानी 64वां सवाल कह रहा देखिए
क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए और एक पुंजक के एक एक लाभ एवं हानि के बारे में लिखें। तो चलिए अब हम इसके परिभाषा को सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सवाल का जवाब जानेंगे हम लोग कि अधिकारीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए, ठीक है, अधिकारीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। कौन शब्द की, किस शब्द की? क्लोन शब्द की। ठीक है, क्लोन शब्द की रचना की गई है और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को ही मूल रूप से क्लोन कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समझिए टॉपिक। अलैंगिक जनन के द्वारा ही उत्पन्न संतति को केवल मूल रूप से क्या कहा गया है? क्लोन कहा गया है। अब इसके लाभ के बारे में जानेंगे कि लाभ में इसका होगा कि अधिकारीय तथा अनुवांशिक रूप से संतति जो है जनक के समान होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके हानि के बारे में भी समझेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। देखिए इसके बारे में हानि भी जानेंगे, दिख रहा होगा आपको। चलिए, हानि इसका होगा कि अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है इस टॉपिक में। क्लियर है? चलिए अब आइए 65 नंबर। 65 नंबर भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है, तो इसको अच्छे से रट कर जाइएगा। सवाल हमारा 65 है कि अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, या इसको प्रभावित ये परिभाषित करें। ठीक है, चलिए सिंपल सा सवाल और उसका जवाब भी एकदम सटीक रहेगा हमारा। देखिए एकदम जवाब को जानेंगे अच्छे से समझ के कि मेंडल के प्रयोग में F1 विषम युग्मजी, ठीक है, F1 विषम युग्मजी का फिनोटाइप किसी एक जनक के सदृश पाया जाता है, परंतु कुछ पौधों में F1 का फिनोटाइप किसी भी जनक से नहीं मिलता है। इसका एक उदाहरण है स्वान पुष्प या स्पाइड ड्रैगन में फूल के रंग की वंशागति। ठीक है, और इसे अपूर्ण प्रभाविता भी कहा जाता है। क्लियर है? एकदम टॉपिक एकदम समझ गए होंगे आप सभी बच्चे, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दे। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, इसके एक उदाहरण को लिखे, उदाहरण सहित इसका वर्णन करें। तो इसका जवाब होगा कि क्रोमोसोमों के रूपांतर, ठीक है, क्रोमोसोमों के रूपांतर असमानताओं तथा विपथनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विपथन कैंसर कोशिकाओं को भी जन्म देते हैं और ऐसे क्रोमोसोमीय विपथन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं और इसे ही हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, या यह बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए एकदम सटीक सा जवाब है, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67। देखिए छोटा सा और बेहतरीन सवाल है। सवाल आपको दिख रहा होगा कि बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण सहित लिखें। ये बहुविकल्पता होता क्या है जीव विज्ञान में, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कि किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण, ठीक है, किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन द्वारा होता है तो ऐसी स्थिति बहुविकल्पता कहलाता है। ठीक है, एकदम इजी सा जवाब है जी कि किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण जब 2 या 2 से अधिक जीन द्वारा होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बहुविकल्पता कहलाती है। जैसे मानव में ABO रक्त समूह की वंशागति। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम लोग 3 और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसको एकदम रट कर समझ कर और अच्छे से टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा एग्जाम में। सवाल नंबर 68। सवाल हमारा कह रहा है कि mRNA और tRNA में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो एक तरफ हम लोगों ने रखा, देखिए यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने mRNA और tRNA में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ हम लोगों ने रखा mRNA और एक तरफ हम लोगों ने रखा tRNA। ठीक है, चलिए इधर जानेंगे mRNA के तरफ में कि यह जीवाणु में पाया जाता है और इधर जानेंगे tRNA के तरफ में यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा हमने? यह जीवाणु में पाया जाता है और यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है।
फिर इधर हम लोगों ने जाना mRNA में कि यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, और tRNA में क्या जानेंगे, यह आनुवंशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में जानेंगे mRNA में कि यह टेम्पलेट प्रदान करता है, और इधर जानेंगे कि यह RNA स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निर्वाह करता है। क्लियर है? चलिए एकदम समझ लीजिएगा, सिंपल सा जवाब था इसका जी। तीनों टॉपिक एकदम याद करके जाइएगा। फिर अंतर वाले प्रश्नों में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जहां से अंतर को शुरुआत करना है इधर वाले टॉपिक को, उसको भी इधर से ही शुरू करनी है। ठीक है, तो आप लोग ये सब छोटे छोटे बातों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69, तो बायोलॉजी वाले बच्चे आज की क्लास मिस ना करें, एकदम बने रहिए, ड्रीम क्लासेस पे भरोसा रखिए, अच्छे से कवर करके जाइएगा सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 69 नंबर, पुनर्योजी डीएनए से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पुनर्योजी डीएनए से आप क्या समझते हैं? चलिए जवाब को जानते हैं। देखिए इसका जवाब होगा कि सन 1972 में यह पता चला कि किसी एक जीव से डीएनए का खंड लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर संकरण कराना संभव है, और इस संकरण से प्राप्त डीएनए को ही पुनर्योजी डीएनए कहा गया है। एकदम सटीक सा जवाब है, समझ लीजिए अच्छे से। कहा गया देखिए कि सन 1972 में यह पता चला कि किसी एक जीव से डीएनए का खंड लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर संकरण कराना संभव है, और इस संकरण से प्राप्त डीएनए को पुनर्योजी डीएनए कहा गया। ठीक है, चलिए और आज के अंतिम सवाल पे बात करते हैं, जो कि बेहतरीन सवालों में से एक है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है सवाल जी। ठीक है, तो इसको तो कम से कम कंफर्म करके जाइएगा कि आनुवांशिक कोड की विशेषताएं बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है, आनुवांशिक कोड की विशेषताएं। चलिए जिन बच्चों ने इसको बीबीए नहीं करा है वो कर लीजिए। ठीक है, अभी भी कर लीजिए, समय है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने तो करवा दिया, आप लोग भी कर लीजिए। सवाल हमारा क्या था? अनुवांशिक कोड की विशेषताएं को बताइए। तो यहाँ पर जवाब जानेंगे हम लोग कि अनुवांशिक कोड की निम्न विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से उनकी विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहला कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिक कोडोन होता है। दूसरा जानेंगे इसमें विशेषता कि कोड अपहलासित होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। और तीसरा इसमें जानेंगे कि कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारियों में एक सा होता है। सार्वत्रिक मतलब सभी जगह समान होता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का 10 से 11 लगभग में महत्वपूर्ण प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन के। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से इसको समझ गए होंगे, तो एकदम क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, और बने रहिए हमारे साथ और विश्वास रखिए ड्रीम क्लासेस पे। अगली वीडियो आपको मिलेगी इसी के ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों की वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगी आपको शाम तक। ठीक है, तो बस उम्मीद रखिए और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, इन सारे प्रश्नों को आप कवर करके जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।